नया रास्ता पार्ट 4। प्रातःकाल जब मीनू की आंखें खुली तो उसके शरीर का दर्द समाप्त हो गया था। ज्वर भी कम लग रहा था। माया अभी सो रही थी, शायद देर रात तक पड़ी होगी। मीनू ने अपनी करवट बदली और माया की ओर मुंह करके लेट गई। सोती हुई माया को देखकर मीनू के हृदय में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। घर से बाहर रहकर दूसरे लोग ही अपने हो जाते हैं। माया की जब आंखें खुली तो मीनू की दवाई का समय हो गया था। वह तुरंत ही बिस्तर से उठी और उसने मीनू को दवाई दी। दूसरे दिन मीनू का ज्वर उतर गया था। 2 दिन की बीमारी में ही मीनू को काफ़ी कमजोरी लग रही थी। कुछ ही दिन पश्चात मीनू की परीक्षा शुरू हो गई थी। उसने काफ़ी लगन, मेहनत एवं साहस का परिचय दिया। उसकी सभी पेपर अच्छे हो रहे थे। अब उसे इंतज़ार था अंतिम पेपर का, कब उसके पेपर समाप्त हो और वह अपने घर जाए, अपनी माँ, पिताजी, भाई बहन से मिले। उसे बहुत समय हो गया था। आज कितनी खुश थी वह। उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। कितना उत्साह था उसके हृदय में अपने घर जाने का। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना सारा सामान संवारना शुरू किया। परीक्षा के दिनों में वह अपने कपड़े नहीं धो पाई थी, इसलिए उसके गंदे कपड़ों का ढेर लग गया था। उसने अपने गंदे कपड़े एक बैग में भर लिए। दूसरी ओर माया भी अपने घर जाने की तैयारी में लगी थी। उसने भी अपना सब सामान लगाया। वे 2 महीने की छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे। माया व मीनू दोनों एक ही साथ हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकली। उन दोनों के घर के रास्ते अलग अलग थे। मीनू को मीरापुर जाना था तो माया को अलीगढ़, इसलिए उन दोनों ने वहीं से एक दूसरे को से विदा ली। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से ठीक हो चुके थे। अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से लगा लिया। आशा और रोहित तो खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की बातें मीनू को बता दी। मीनू भी प्रसन्नतापूर्वक उनकी बातें सुनती रही। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू से इसकी परीक्षा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वह मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटे, तुम्हारा पेपर कैसे हुआ? तुमसे मिलकर भी खुशी में तो यह पूछना ही भूल गई। माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। ठीक है बेटा, अच्छा है। तुम प्रथम श्रेणी में पास हो जाओ। अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो, माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य इस जीवन में कुछ बनने का है और माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी होता है, जो कि उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वह उनके पास आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। उन्होंने इसमें एक लड़की के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3000 रुपये महीना पा रहा है। यदि तुम पिताजी अभी वाक्य पूरा कर भी ना पाए थे कि मीनू बोल पड़ी। पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अभी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शादी नहीं करूँगी। बेटी, यह बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं। यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसे करने के लिए। पिताजी कुछ उदास होकर बोले। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे कहने से आशा के लिए वहाँ शादी की बात पक्की कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो जाएगी, मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। इतने में ही माँ भी रसोई घर से कमरे में आ गई।
उन्होंने भी मीनू की बात का समर्थन करते हुए उनसे कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद भी आया। उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी। आशा को दिखाने की तिथि निश्चित की गई। आशा देखने में सुंदर तो थी ही, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप और अधिक निखर आया। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसके मम्मी पापा एवं उसकी बड़ी भाभी आए। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी और सब लोग जो उसे देखने आए थे साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को यह बात बता दी गई थी कि इसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद की सुझाई। अब घर में सब उसकी ही तैयारियां में लग गए। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रही थी कि नीलिमा के भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और तुम्हें याद कर रही है। नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। इस समय माँ घर में नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए इस समय उसका जाना संभव ना था। माँ के घर में आते ही उसने उन्हें बताया कि आजकल नीलिमा ससुराल से आई हुई है। माँ से आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। नीलिमा का उतरा चेहरा मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल कुछ कमजोर सी नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया है। ओह अच्छा, ये तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मीनू ने हंसते हुए कहा। इतने में अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी, परंतु आज वह भी उससे घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर संकोच स्वयं ही कम हो जाता है। कुछ देर बातें करके अशोक वहाँ से उठकर चला गया। नीलिमा को ज़्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी थी। वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और वे दोनों फिर बातें करने लगी। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछ लिया। मीनू तू शादी नहीं कर रही है अभी, मैंने सुना है आशा का रिश्ता हो गया है। हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता हो गया है, लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। पर मीनू तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? नीलिमा ने पूछा। नीलिमा अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलकी। मुस्कुराते हुए वह बोली, चल कोई तो है अपनी प्रशंसा करने वाला भी। मीनू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तू तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी। नीलिमा ने बहुत विश्वास से कहा। नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। देख मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी सिर्फ 1 ही साल पूरा हुआ है। जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी। मीनू तू शादी के बाद में पढ़ सकती है। नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन एवं मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू के हट के सामने उसकी एक न चली। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द की, अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं
और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। बार बार मीनू के हृदय के तार झंकृत कर देते हैं। आखिर वह भी तो एक लड़की है और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पढ़े। इसी उधेड़ बुन में उसे नींद आ गई। मीनू का परीक्षा फल निकल गया था। उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आज वह अपना परीक्षा फल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी। अब उसे लगा कि मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां समाप्त हो चली थी। अभी तक वह आशा की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था, इसलिए अब वह अपनी जाने की तैयारी करने लगी। आखिर मेरठ जाने का दिन आ ही गया। 2 महीने घर में सबके साथ रहने पर घर के प्रति मोह और अधिक बढ़ गया था। कितनी अजीब सा लग रहा था उसे घर छोड़कर जाना। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे भी दिखाई दिए, परंतु जैसे ही वह माया से मिली उसका चेहरा खिल उठा। माया ने उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी। कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई थी। वह शुरू में अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करती थी, जिसका परिणाम यह होता था कि वह सदैव ही प्रथम श्रेणी में पास होती रही। रविवार का दिन था। आज मीनू को बाजार जाना था। माँ ने आशा के लिए साड़ी एवं चप्पल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए थे। मीनू अकेले ही बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके आग्रह पर माया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसने आशा के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। उसके बाद वे दोनों चप्पलों की दुकान पर पहुंची। अभी वे दोनों चप्पल पसंद कर रही थी कि मीनू को सामने अमित दिखाई दे गया। अमित अपनी छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था। मीनू को सामने खड़ा देखकर वह उसे एकटक देखता रह गया। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने को बेचैन हो उठता, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही न मिल पाता था। अमित को अपनी ओर आता देखकर तथा एकटक लगातार देखते हुए पाकर मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ चप्पलें कुछ पसंद नहीं आ रही है। माया उसकी बात नहीं समझ पाई थी, इसलिए वह बोली, नहीं मीनू, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इन्हीं में से पसंद कर लो। माया के कहने पर उसने इसी में से 2 जोड़ी चप्पलें पसंद की और उन्हें खरीदकर वहां से चल दी। माया उसकी इस जल्दबाजी का कारण नहीं समझ पा रही थी, यद्यपि उसके हृदय में उठी बेचैनी का आभास हो रहा था। मीनू जब भी अमित को देखती, उसकी अतीत की स्मृतियाँ फिर से ताज़ा हो जाती। उसे याद हो आता कि वह दिन जब अमित के घर वालों ने उन सबको धोखा दिया था, उनसे झूठ बोला था। उससे मिलते ही अजीब सी घृणा मीनू के हृदय में भर जाती। जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुंची, उसके हाथ में साड़ियाँ के डिब्बे देखकर सभी लड़कियां उसके पास आ गई। सभी ने एक एक करके साड़ियाँ खोलकर देखी। सभी ने मजाक भरे शब्दों से उससे पूछना शुरू किया कि पहली लड़की बोली, मीनू, बड़ी सुंदर साड़ियाँ खरीद कर लाई हो, क्या अपनी शादी के लिए खरीदी है? दूसरी बोली, मीनू, तुम्हारी शादी पक्की हो गई, परंतु तुमने हमें बताया भी नहीं। तीसरी बोली, मीनू, कैसे है हमारे जीजा जी? उनका फोटो तो होगा तुम्हारे पास, जरा हमें भी दिखाना फोटो। चौथी बोली, मीनू, क्या करते हैं हमारे जीजा जी? पांचवी बोली, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू? कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी? यह बात करके सब हंस पड़ी। इतने सारे प्रश्नों की एक साथ बौछार मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया। जब सब चुप हो गई तब मीनू ने शांत स्वर में बताया कि ये साड़ियाँ मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी है। 1 महीने बाद उसकी शादी है। यह बात सुनकर सभी चुप हो गई। अब किसी का साहस नहीं था कि मीनू से कोई कुछ पूछता। लड़कियों का पूरा झुंड वहां से चला गया और मीनू सब सामान के साथ अपने कमरे में चली गई। आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी। उसने घर आकर माँ के साथ काफ़ी काम कराया और काफ़ी काम अभी बाकी था, जो कि अगले 2 दिन में करना था।
आशा यद्यपि मीनू की छोटी बहन थी, परंतु मीनू को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। उसकी बुआ जी भी शादी से 2 दिन पहले आ गई थी। मीनू के पिताजी एवं माँ को इस बात की शंका थी कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे शब्द न कह दे जो उसके हृदय को ठेस पहुँचाए, क्योंकि वे उनकी आदत को जानते थे। अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाया और कहा, बहन जी, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ ना कहना। बुआ जी बोली, ना भैया, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, तुम पहले आशा की शादी क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी। बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करते हैं। उनकी यह बात सुनकर पिताजी नम्रतापूर्वक बोले, बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? और फिर मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में शुरू हो गई। एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारना होता है। जैसे ही उस रस्म का नंबर आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? सामने बैठी मीनू की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, बड़ी बहन ही करती है यह रस्म, इसलिए मीनू ही करेगी। मीनू, अरे मीनू कैसे कर सकती है? यह रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है। मीनू की तो अभी शादी ही नहीं हुई है। बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर बोली। यह बात सुनकर सामने बैठी मीनू का चेहरा मुरझा गया। मीनू के मुरझाए चेहरे को देखकर माँ उसकी मन स्थिति समझ गई और बुआ जी से बोली, आजकल कौन मानता है इन सब बातों को? मीनू ही करेगी सारे रस्में। यह कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी। ज्यों ही मीनू ने रस्म शुरू की, आस पड़ोस की सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी। उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए, परंतु उसने संयम से काम लिया। रस्म पूरी हो जाने पर ही वह वहां से हटी। जैसे ही वह अंदर कमरे में गई, एकांत में उसका हृदय रो पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा को देखकर उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयत करते आशा से बातें करनी शुरू कर दी। अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी। काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह में एकत्रित होकर खेल रहे थे। सभी बड़े व्यक्ति काम में व्यस्त थे। शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। मीनू एवं आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप और अधिक निखर आया था। जो कोई भी उसे देखता उसके रंग रूप की प्रशंसा करता। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत अधिक परेशानी अनुभव होती, क्योंकि शुरू में साड़ी संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, परंतु उसने अपने लिए विशेष तौर से विवाह में पहनने के लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने साड़ी को ही पहना। हरे रंग की उसी साड़ी में मीनू सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसका रंग रूप निखर आया था। उसे साड़ी पहनने का आभास नहीं था, इसलिए उसने साड़ी बांधकर पिन ठीक प्रकार से लगा लिए थे, जिससे किसी प्रकार का असुविधा न हो। झटपट तैयार होकर मीनू नीचे उतर आई। घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। उसने उन सबका स्वागत किया। इतने में ही आशा की 2 सहेलियां आ गई। मीनू उनसे बातों में व्यस्त हो गई। तभी उसका ध्यान उन 2 महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है? दूसरी महिला ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बताया, वह सामने जो हरे रंग की साड़ी में खड़ी है वह बड़ी बेटी है। तीसरी महिला बोली, लड़की तो बड़ी भी है, सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं? इतना सुनकर पहली महिला बोल पड़ी, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का, बड़े नखरे होते हैं इनके। दूसरी महिला जो कि मीनू को अच्छी तरह जानती थी बोली, यह लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया है। तभी पहली बोल पड़ी,
पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है। आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। मीनू आशा की सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, परंतु उसके कान उन महिलाओं की बातें सुन रहे थे। ये सब बातें सुनकर वो बहुत ऊब चुकी थी। क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं? वह शादी करे या ना करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? इस समाज को किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता। इस तरह की बातें सुनकर मीनू का चंचल हृदय बेचैन हो उठता। उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता था। फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। अपने दिल की पीड़ा को वह चेहरे तक न आने दे रही थी। जयमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। मीनू प्रसन्नता पूर्वक हर कार्य करती रही और हर कार्यक्रम में भाग लेती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई थी। दयाराम जी एवं उनकी पत्नी के नेत्रों से आंसू तो रुक ही नहीं पा रहे थे। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है। माता पिता जिस बेटी का लालन पोषण इतने वर्षों तक लाड प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही हो जाती है। जैसे ही आशा विदा हुई, माँ अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के नेत्र भी जल से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने अपने ऊपर संयम रखकर अपना काम शुरू कर दिया। माँ को इस तरह रोता देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा ही माँ के पास रहेगी। माँ के प्रति एक विचित्र स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ा। कितना कष्ट सहा है माँ ने हमारे लिए। उन्होंने हमारी हर खुशी एवं सुख सुविधा का ध्यान रखा है। अपनी बीमारी में भी सदैव उन्हें हमारी ही चिंता रहती है। पर यह कैसा रिश्ता होता है जो कि पल भर में बेटी को माँ से अलग कर देता है। इस तरह के अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घूमने लगे। मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए बोली, माँ आप रो नहीं, आपकी एक बेटी ही तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास ही है। यह बेटी आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएगी, यह आपके पास ही रहेगी। यह बात सुनकर माँ ने मीनू को अपने हृदय से लगा लिया और रुआसे स्वर में बोली, नहीं बेटी, ऐसा ना कहो। बेटी तो पराया धन होती ही है, वह अपने घर में ही शोभा देती है। इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम के लिए बुलाकर ले गए। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है, उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही किया। अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। घर का काम तो माँ स्वयं ही कर लेती थी। मीनू को अब अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली थी। जब तक शादी के कार्य में व्यस्त रही, तब तक उसका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया। विवाह का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर गया। मीनू को लगा कि अब मेरठ जाने के बाद उसे बहुत लगन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वह काफ़ी दिनों की छुट्टियां ले चुकी थी। उसने अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति ली। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक और माँ का स्नेह था और दूसरी ओर अपनी पढ़ाई की चिंता। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी थी। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां हो गई है। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। उनके हर पत्र से यही आभास होता था कि वे दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह गई थी। जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती, परंतु माँ सदैव उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थी कि उसे लगन से पढ़कर अपने पाँव पर खड़ा होना है। आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी कि इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई। सुरेंद्र जी,
आज उसके पास कैसे आ गए, और वह भी अकेले? मीनू ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और नीलिमा के न आने का कारण पूछा। सुरेंद्र जी ने बताया, नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है। मीनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? सुरेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हुआ कुछ नहीं, उसने पुत्र को जन्म दिया है, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। सुरेंद्र जी ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मीनू के हाथ में थमा दिया और बोले, मीनू, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, तुम्हें अवश्य आना है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने के लिए कहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊँगी। सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू उस कार्ड को उठाकर देखने लगी। उसे लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है, सुंदर एवं चाहने वाला पति मिला, साथ ही उसे एक पुत्र की मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जिस दिन नामकरण संस्कार था उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि उसे बाजार से नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार भी खरीदने थे। उपहार खरीदकर वह सीधे ही नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी अपनी बातें करने में ऐसी तल्लीन हो गई मानो वर्षों बाद मिल रही हो। नीलिमा ने अपने माँ बनने के सभी अनुभव मीनू को सुनाए। मीनू चुपचाप बैठी बातें कर रही थी कि उसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों ने कमरे में प्रवेश किया। उनमें एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी, सुरेंद्र कहाँ हैं? अमित भैया, वे बाहर ही काम में व्यस्त है। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह तो वही अमित है। बाजार में उस दुकान से तो वह झटपट निकल भागी थी, परंतु अब घर से कहाँ जाएगी? मीनू जब भी अमित को देखती उसके मन में अजीब सी घृणा उत्पन्न हो जाती। अमित एवं उसके सभी मित्र वहां से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी भी सोच में डूबी हुई थी। मीनू की तल्लीनता तब भंग हुई जब नीलिमा ने उसे बताया, मीनू, इसका ये मित्र था ना अमित, जो मुझसे बातें कर रहा था, उसका रिश्ता टूट गया है। मीनू एकदम चौंक कर बोली, क्यों, क्या हो गया? मेरठ में ही किसी बहुत बड़े घर में इसका रिश्ता हुआ था। शादी से 1 महीने पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कही कि इन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे, तभी रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान काम नहीं है। मीनू ने अपने भाव व्यक्त किए। हाँ, वे यह चाहते थे कि अपनी बेटी को एक फ्लैट दे और वह उसी में अपने सास ससुर से अलग रहे। अब तू ही बता मीनू, अमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, यह बात कैसे संभव हो सकती थी? इस बात पर मीनू कुछ नहीं बोली, सिर्फ गर्दन हिलाकर हूँ कह दिया। नीलिमा ने अपनी बात जारी रखी, परंतु अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे। जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था तब वे अपने माता पिता के विरुद्ध ना बोल सके, परंतु लड़की वालों की ये सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही सौंप दिया था कि वह इस बात का निर्णय स्वयं ही करे कि यहाँ शादी करनी है या नहीं। मीनू चुपचाप बैठी सुनती रही। अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी, वह उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उनके माता पिता की गलती से वह रिश्ता न हो सका, परंतु आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी न हुई हो तो उसी से शादी करें। न जाने उस लड़की ने क्या जादू सा कर दिया है पहली मुलाकात में ही। नीलिमा को यह बात ज्ञात नहीं थी कि वह लड़की मीनू ही है। जब भी कभी अमित की बात चलती या अमित मीनू को देखती, तभी मीनू का मन अमित के प्रति घृणा से भर जाता था, परंतु आज उसे न जाने क्या हो गया था। अमित की बातें चल रही थी तो उसे बुरा नहीं लग रहा था। तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आए और सभी कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो गया। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को अब हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा। उसके बाद जब वह नीलिमा के पास आया तो मीनू वहां न दिखाई दी। उसने सोचा था कि कार्य समाप्त हो जाने पर ही वह कुछ समय बैठकर मीनू से बातें करेगा, परंतु आज भी वह दुर्भाग्यवश मीनू को अपने हृदय की बात न बता सका। अमित के हृदय में उत्सुकता थी कि मीनू के बारे में कुछ जानने की,
कुछ समझने की। उसने सोचा कि क्यों ना नीलिमा भाभी से उसके बारे में जानकारी ली जाए। अमित कई घंटों तक कार्य करके थक चुका था। थोड़ी देर के लिए वह भाभी के पास आराम कर कुर्सी पर बैठ गया। 2 मिनट तक आंखें मूंद कर वह कुर्सी पर बैठा रहा। फिर नीलिमा से बोला, भाभी आपकी सहेली कहाँ गई? भैया वह तो अपने हॉस्टल चली गई। इतनी रात में अकेले चली गई? नहीं, सुरेंद्र जी छोड़ने गए हैं उसे। क्या यहाँ पढ़ रही है आजकल? अमित ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, हाँ वकालत कर रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने इसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था। तभी से यह निराश हो गई है। अब उसमें पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई है, जिससे वह समाज में ऊंचा सिर करके रह सके। नीलिमा के मुंह से यह शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसने मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है। उसी के कारण मीनू जीवन में इतनी निराश हो चुकी है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि अमित ही वह लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई है। अब उसे वहां एक पल बैठना भी मुश्किल लगा, इसलिए वह वहां से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी नीलिमा ने कहा, भैया बैठ जाओ ना, अभी से कहाँ चल दिए? अमित कुछ उदास स्वर में बोला, भाभी अब मैं घर चलता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वह मासूम चेहरा घूमता रहा, जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल मोह लिया था। मीनू ने दूसरे वर्ष की वकालत की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अब तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए वह कठिन परिश्रम कर रही थी। उसने सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी पार कर ली। तीसरी पीढ़ी पार करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना था। आजकल उसके कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही थी। मीनू ने उन प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था और कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि आज नीलिमा के घर जाकर मिल आऊं। पढ़ते पढ़ते थक चुकी थी, इसलिए वह उठी और नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि नीलिमा बिस्तर पर पड़ी थी। उसके सिर पर हाथ रखकर देखा, उसका ज्वर से शरीर तप रहा था। उसके पति सुरेंद्र जी उसकी दवाई लेने गए थे। घर में उस समय कोई नहीं था। उस नन्हे अनूप को रोता देखकर नीलिमा कपकपाती आवाज में मीनू से बोली, मीनू अनूप को मेरे पास लिटा दो, बहुत देर हो गई है रोते रोते। मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास न लिटाकर पालना हिलाकर ही उसे पालने में सुला दिया। इतने में ही सुरेंद्र जी नीलिमा की दवाई लेकर आ गए। मीनू को देखकर सुरेंद्र जी को लगा कि अब वे कुछ समय के लिए नीलिमा के पास मीनू को बैठकर अपनी फैक्ट्री देखने के लिए जा सकेंगे। उन्होंने पहले नीलिमा को अपने हाथ से दवाई पिलाई और फिर मीनू से आग्रहपूर्ण स्वर में बोले, मीनू तुम जितनी देर यहाँ नीलिमा के पास बैठी हो उतनी देर में मैं फैक्ट्री देख आऊं। मीनू ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। मीनू नीलिमा के पास पलंग पर ही बैठ गई। सुरेंद्र जी फैक्ट्री चले गए थे। नन्हा अनूप अभी पालने में सो रहा था। मीनू को लगा कि नीलिमा तीव्र ज्वर से पीड़ित है, इसलिए उससे बातें करना उचित नहीं। उसने पास पड़ी एक पत्रिका उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। नीलिमा को दवाई मिलने से कुछ आराम हुआ और उसे झपकी आ गई। मीनू उस पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त रही। आधा घंटा नींद लेने के बाद चौंक कर नीलिमा की आंखें खुली। मीनू को पास बैठी देखकर नीलिमा बोली, अरे मीनू मुझे तो नींद आ गई थी, तू अकेली बैठी बैठी बोर हो गई होगी। नहीं नीलिमा, मैं तो आराम से बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। हाँ ये तो बता, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो कुछ आराम महसूस हो रहा है, बदन में दर्द भी कम है, नीलिमा ने धीमी आवाज में कहा। और मीनू तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आजकल तो खूब व्यस्त होगी पढ़ने में। वकालत की अंतिम परीक्षा है इस वर्ष। हाँ नीलिमा, अभी तक तो दोनों वर्ष की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की है। देखो इस वर्ष क्या होता है, इस वर्ष भी प्रथम ही आओगी। जो इंसान परिश्रम करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। और हाँ मीनू, पिछले महीने अशोक भैया अमेरिका चले गए हैं। अभी तो 2 वर्ष के लिए ही गए हैं। क्या अमेरिका पढ़ने के लिए गए हैं? हाँ अभी तो पढ़ने के लिए गए हैं, परंतु वहाँ जाने के बाद कौन लौट कर आता है, सब वहीं बस जाते हैं। मीनू ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, परंतु मैं तो इस पक्ष में जरा भी नहीं हूँ। हमारी भारत सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना
पैसा खर्च करती है और चंद पैसों के कारण विदेशों में जाकर बस जाए। यदि सभी बुद्धिजीवी विदेशों में जाकर बस जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति किस प्रकार संभव हो सकेगी। मीनू की बात का समर्थन करते हुए नीलिमा बोली, तुम ठीक कहती हो मीनू, परंतु इस बातों को सब कहाँ समझते हैं। अभी उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में नन्हे अनूप ने रोना शुरू कर दिया। मीनू ने अनूप को अपनी गोद में उठाया और खड़े होकर घुमाने लगी। तभी सुरेंद्र भी फैक्ट्री से वापस आ गए। मीनू को यहाँ आए कई घंटे हो चुके थे। जैसे ही उसकी दृष्टि घड़ी पर गई वह एकदम उठ खड़ी हुई। नीलिमा ने उससे कहा, सुरेंद्र जी छोड़ आएंगे, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित न समझा और वह स्वयं ही हॉस्टल चली गई। जब से अमित का रिश्ता टूटा था तभी से मायाराम जी के घर में उदासी छा गई थी। अमित की माँ तो यह सपना संजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी का अधिकतर समय तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या अरमान थे उनके। मायाराम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते हैं, मधु अपने कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। कितनी ही बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता। उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं देता था। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित एवं उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाज़ा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गई। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थी आज वह। उनके अपने भाई के पास गए हुए भी कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगी, तब कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकेगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी किसका पत्र आया है। माँ प्रसन्नता पूर्वक बोली, पत्र नहीं कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार के दिन की शादी है और रविवार को प्रतिभोज है। पर मम्मी मैं तो वहाँ जा ही नहीं पाऊंगी, मेरा तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। मधु कुछ उदास सी होकर बोली, यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी। नहीं मम्मी आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में ज़रूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। यह कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के लिए चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थे कि वे दीपक की शादी में जा पाएंगी या नहीं। जैसे ही घड़ी में टक टक की आवाज़ हुई उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर भोजन के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज पर कार्ड रखा देखा तो माँ से बोला, मम्मी आज ये कार्ड कहाँ से आया है। इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसका ही कार्ड आया है। दीपक की शादी है? अच्छा कब की है उनकी शादी? तू ही कार्ड पढ़कर देख लेना। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुँचा और उनसे बोला, मम्मी आज बहुत तेज भूख लगी है, तेरा खाना लेने ही मैं आई हूँ बेटे। माँ ने बड़े प्यार से कहा। अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा। माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह ना जाने किन विचारों में खो गई और एकटक अमित की ओर ही देखती रही। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एकटक उसी की ओर निहारे जा रही है तो उससे रहा ना गया। वह उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी आप क्या देख रही है। यह सुनकर उनकी तल्लीनता भंग हो गई और वह चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे कुछ नहीं। कुछ तो है मम्मी, आप इस तरह लगातार क्या देख रही हैं मेरे चेहरे पर। अमित ने पूछा। बेटे मैं यह सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। यह कहते कहते माँ काफ़ी उदास हो गई थी। आप इतनी परेशान क्यों हो रही है मम्मी।
इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का गुस्सा सटकते हुए कहा। बेटे, धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है कि तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो? ऐसी क्या बात है? बेटे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मम्मी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। अमित बेटे, मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है, उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु मैं यह चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम आयु में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह है कि मधु की शादी में भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊँगी। बहू घर में होगी तो काफ़ी काम कर लेगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती है? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं, अमित ने दृढ़तापूर्वक कहा। तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है? मैं यही तो जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है, उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी। अब तुम ही बताओ कि उसे मैं किसके पास छोड़कर जाऊंगी? इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आप इस बात की अभी से क्यों चिंता करती है? यह कहकर अमित अपने काम पर चला गया। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया? अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे? इसके इस परिवर्तित व्यवहार से उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो नहीं त्याग दिया, या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। वह उनकी इसी विचारधारा में तल्लीन थी कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों न वह सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बातें करे। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो। इस समय घर में अकेली होने के कारण उनका सुरेंद्र के घर जाना संभव ना था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 1-2 दिन में सुरेंद्र के घर अवश्य जाएगी। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मीनू ने कठिन परिश्रम किया। पूरे वर्ष लगन व उत्साहपूर्वक उसने पढ़ाई की। वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। आज उसका अंतिम पेपर था। अंतिम पेपर देने के बाद जब मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर निकली तो उसे लगा कि मानो आज वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब वह परतंत्र पंछी की तरह पिंजड़े में बंद होकर नहीं रहेगी, वरन स्वतंत्र पंछी की तरह खुले गगन में व्यवहार कर सकेगी। आज उसकी सभी सखियों का अंतिम पेपर था, इसलिए सभी प्रसन्न नजर आ रही थी। यद्यपि रात दिन जागने के कारण सभी के चेहरों पर थकावट स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी, फिर भी उस थकान भरे चेहरे पर प्रसन्नता ही एक लहर थी। मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर खड़ी अपनी सखी माया की प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में सामने वाले कक्ष से माया आती दिखाई दी। माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। मीनू का हाथ पकड़ते हुए माया आगे चल दी और मीनू से बोली, मीनू, पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर? वैसे मैं सोच रही थी कि आज नीलिमा के पास चली जाती। अरे नीलिमा के पास कल चले जाना, आज पिक्चर चलते हैं। ठीक है, आज पिक्चर ही चलते हैं, बहुत दिनों से कोई पिक्चर देखी भी नहीं है। मीनू ने माया की बात का समर्थन करते हुए कहा। मीनू, तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? माया ने पूछा। 2 दिन बाद, मीनू ने उत्तर दिया। माया, मैंने अपनी माँ को पत्र में लिख दिया था कि मैं परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मीरापुर आऊँगी, क्योंकि एक दिन नीलिमा के पास मिलने के लिए जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। अच्छा है मीनू, हम 2 दिन और साथ रह सकेंगे, फिर तो हम अलग अलग ही हो जाएंगे, न जाने फिर कब मिलना होगा। यह कहते हुए माया के चेहरे पर उदासी का भाव उभर आया। बातें करते करते वे अपने हॉस्टल के कमरे तक जा पहुंची। उन्होंने निश्चय किया कि पिक्चर 3 बजे वाले शो में ही देखी जानी चाहिए, जिससे कि हॉस्टल लौटने में रात्रि ना हो जाए। दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। आज की रात तो सारी रात ही बैठकर पड़ी थी।
कमरे में जाकर जैसे ही वे पलंग पर बैठी तो उनका दिल हुआ कि वे कुछ समय के लिए सो जाए। आंखों में नींद भर रही थी, थकान के कारण बदन टूट रहा था। मीनू को पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी झपकी लगी तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया, मीनू पिक्चर का समय हो रहा है, उठकर तैयार हो जाओ। लेटने से शरीर में और भारीपन आ गया था। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वह बिस्तर से उठे, परंतु माया के आग्रह पर उसे उठना ही पड़ा। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चल दी। सिनेमा घर में उन्होंने देखा कि उनके कुछ और सहपाठी भी पिक्चर देखने आए थे। आज सभी अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे। पिक्चर समाप्त होने पर उन दोनों ने विचार किया कि आज खाना भी बाहर किसी होटल में ही खाना चाहिए। हॉस्टल के भोजनालय में तो रोज ही खाते हैं। उन दोनों ने एक होटल में रात्रि का भोजन लिया, बाद में अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अब वे दोनों प्रसन्न थी कि उन्हें वापस अपने कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी है। आज वे आराम की नींद सोएगी। जैसे ही मीनू ने अपने कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से ताली निकाली, सामने से नीलिमा वह सुरेंद्र भी आते दिखाई दिए। नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। मीनू ने नीलिमा को कुर्सी पर बैठाया और बोली, नीलिमा, आज तुम्हारे घर आने की सोच रही थी, परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया। अब मैं कल जरूर आती तुम्हारे घर। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता। वैसे मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। सुरेंद्र जी को कुछ उदास देखकर मीनू से रहा ना गया। वह नीलिमा से पूछ ही पड़ी, नीलिमा, आज तुम लोग कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना सबका? यह सुनकर नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। वह उदास स्वर में बोली, मीनू, 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय अमित की हालत बहुत नाजुक है। यह बात सुनकर मीनू चौंकी और बोली, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? कार के ब्रेक फेल हो गए थे, कार पेड़ से जा टकराई। कहाँ कहाँ चोट आई है? हाथ पैरों की हड्डियाँ तो चकनाचूर हो गई है और भी पूरे शरीर पर ही चोट लगी है। नीलिमा की यह बात सुनकर मीनू उदास हो गई। तभी नीलिमा बोल पड़ी, मीनू, अमित भैया तुम्हें याद कर रहे थे। यदि तुम उचित समझो तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिल आना। कौन से अस्पताल में है? मीनू ने पूछा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। ठीक है, कल सुबह मैं जाकर मिल आऊँगी, मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ समय बाद नीलिमा एवं उसके पति चले गए। माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थककर सो गई थी। उन दोनों के जाने के बाद मीनू ने भी कोशिश की कि वह भी सो जाए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। अब से 4 महीने पहले तक मीनू के हृदय में अमित के लिए घृणा ही घृणा थी, परंतु न जाने अब मीनू को क्या हो गया था। मीनू के हृदय के एक कोने में अमित के लिए कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हो गया था। तभी तो अमित के एक्सीडेंट के बारे में जानकर उसका दिल बेचैन हो उठा। जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने अमित का वह चेहरा घूम जाता जो उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था। उसके वे नेत्र जो अपनी मुख भाषा में कहना चाहते थे कि वह निर्दोष है। रात भर मीनू इसी तरह बेचैनी में करवटें बदलती रही। कभी झपकी लग जाती तो कभी चौंक कर आंखें खुलती और उसके सामने अमित का वही चेहरा घूम जाता। प्रातः होते ही वह तैयार होकर अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों से मिलना वर्जित है। तभी उसकी नज़र अपनी कलाई घड़ी पर गई। उस समय 9 ही बजे थे। 1 घंटे का समय कहाँ व्यतीत करे, उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसने एक पत्रिका खरीदी और पास में पड़ी बेंच पर बैठकर पढ़ने लगी। हर 10 मिनट के बाद उसकी नज़र घड़ी पर चली जाती। एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मीनू वहाँ से उठ खड़ी हुई और अमित के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा था। मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दिखाई पड़ी। मीनू पास में पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ क्षण तक वह चुपचाप बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बात करनी शुरू करे। तभी मीनू के मुंह से ये सब निकले, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, अमित ने बहुत दबी आवाज में कहा। यह सब कैसे हो गया? मीनू ने पूछा।
मैंने जो पाप किए थे उनका फल मिला है मुझे। यह कैसी बात करते हैं आप? मीनू ने अमित को चुप करते हुए कहा। नहीं मीनू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। मीनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत घृणा है। मैंने कई बार कोशिश की कि तुमसे सारी बातें स्पष्ट कर दूँ, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा मौका ही कहाँ मिला। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मीनू उसे चुप कराने की कोशिश करती, परंतु अमित जैसे उसे सब कुछ बताने के लिए बेचैन था। नहीं मीनू, आज मुझे बहुत दिनों बाद बातें करने का अवसर मिला है। न जाने फिर कभी ऐसा अवसर मिले या ना मिले, इसलिए मैं अपने दिल की सारी बातें आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मीनू, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम ही मेरे अरमानों की मंजिल हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता था, परंतु वापस मेरठ आने पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि मैं एक ऐसे भंवर में फंस गया जिससे आज तक नहीं निकल पाया हूँ। जब तुम्हें देखकर हम घर पहुँचे तो वहाँ आकर देखा कि मेरठ के बहुत प्रतिष्ठित व धनी व्यक्ति अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि उस लड़की से मेरी शादी हो, परंतु मैं अपने माता पिता के सामने बोल ना सका। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसके साथ मेरा रिश्ता तो हो गया था, परंतु शादी न हो सकी। ईश्वर ने इसमें भी कुछ भलाई ही की है। जब से रिश्ता टूटा है मैंने कोई और लड़की देखने का प्रयास ही नहीं किया। यद्यपि मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी है। एक बार मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी मान लिया था, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। नीलिमा भाभी से मुझे पता चला कि तुमने इस रिश्ते की नामंजूरी से दुखी होकर वकालत पढ़ने व अपने पांव पर खड़े होने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूटे, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहने का साहस ना किया था। आज जब तुम वकालत पूरी कर चुकी हो, तुमसे कुछ कहने का समय आया था, परंतु अब विधाता ने मुझे तुम्हारी योग्य नहीं छोड़ा है। अमित को रोता देखकर एवं उसकी बातों से भाव विभोर होकर मीनू के नेत्रों में भी आंसू आ गए। अमित ने अपने ऊपर नियंत्रण रखकर फिर बोलना शुरू किया। मीनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि एक बार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं, जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको। वैसे मेरे अपराध की सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो। यह बात करते करते अमित के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा। अमित के नेत्रों में आंसू देखकर मीनू का दिल भी भर आया। वह भाव विभोर होकर बोली, अमित, भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तो क्षमा किस बात की। मीनू, मैं इस समय मृत्यु शैय्या पर पड़ा हूँ। न जाने कितने दिन की जिंदगी और है, परंतु जब तक मुझे क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। ये शब्द मीनू के हृदय को बेचैन कर गए। वह बोली, नहीं अमित, ऐसा न कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। तभी अमित ने गहरी सांस ली और उदास स्वर से बोला, यदि मैं ठीक हो भी जाऊंगा तो भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकूंगा। देखा, दोनों हाथों और दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा है। हाथों और पैरों की हड्डियां चूर चूर हो गई है। इस दशा में पूरी तरह स्वस्थ हो सकता हूँ। तभी अमित की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। मीनू को उन्होंने 3 वर्ष के बाद देखा था, इसलिए वह पूरी तरह पहचान न सकी। उन्हें आभास हो रहा था कि वह उस लड़की को पहले भी कहीं देख चुकी है। तभी मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और अमित ने मीनू का यह कहते हुए परिचय कराया, मम्मी, ये मीरापुर वाली मीनू है। अच्छा मीनू, माँ ने उसे पहचानते हुए कहा। बेटी, आजकल क्या तुम मेरठ में ही रह रही हो? हाँ आंटी, मैं यहाँ वकालत पढ़ रही हूँ। वैसे अब 3रे वर्ष की परीक्षा दे चुकी हूँ, परीक्षा फल आना रह गया है। बेटी, मेरे अमित पर तो न जाने कौन सी घड़ी आई है जो उसकी यह हालत हो गई है। यह कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आंटी, आप चिंता ना करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह कहकर मीनू अपने स्टूल से उठ गई। अमित को इस हालत में देखकर मीनू के हृदय में उसके प्रति प्यार व दया की भावना उमड़ पड़ी। उसका मन हुआ कि काश वह कुछ समय अमित के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती।
आज मीनू को आभास हो रहा था कि अमित का और उसका न जाने कितना पुराना रिश्ता है, परंतु क्या उसका यहाँ रहना उचित होगा। इस समय अनेक विचार उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। अंत में उसने चलने का ही निर्णय लिया। चलने के लिए वह जैसे ही खड़ी हुई, अमित का चेहरा उदास हो गया। शायद वह भी वही चाहता था कि मीनू कुछ समय उसके पास बैठती, परंतु उसके अंदर इतना साहस कहाँ था कि वह उससे अपने पास बैठने के लिए कहता। अमित के उदास नेत्रों के वे भाव मीनू के हृदय में उतरते गए। मीनू वहाँ और न ठहर सकी। आज मीनू को नीलिमा के घर जाना था, पर वह आज कुछ अधिक उदास सी थी। उसके मस्तिष्क में एक अजीब सी परेशानी थी, जिससे आज तक वह इतनी घृणा करती थी। किसी के लिए इतनी परेशान क्यों, वह स्वयं ही कुछ नहीं समझ पा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर उसने अपना सब सामान एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अब उसका यहाँ एक पल के लिए भी दिल नहीं लग रहा था। वह अपने सब सामान सहित मीरापुर के लिए चल दी। घर पहुंचने पर मीनू को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मीनू का अगले दिन आने का प्रोग्राम था। सब ने उसकी कुशल क्षेम पूछी और परीक्षा के बारे में पूछा। मीनू को उदास सा देखकर माँ ने पूछा, मीनू बेटी, तुम्हारे पेपर कैसे हुए। मीनू न जाने किन विचारों में खोई थी। माँ की इस बात को सुनकर चौंक कर बोली, हाँ माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं। तो बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना। माँ ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यूं ही थोड़ी सी थकान है। यह बात सुनकर माँ को थोड़ी सी सांत्वना मिली और वह उसके लिए चाय बनाने चली गई। मीनू को मीरापुर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे, परंतु वह कभी भी पूर्ण रूप से खुश नहीं दिखाई दी। घर में सब उसे हंसाने की कोशिश करते, परंतु उसके चेहरे पर धूमिल सी मुस्कान आकर ही रह जाती। उसकी यह उदासी माँ से देखी ना गई। एक दिन उन्होंने मीनू से पूछ ही लिया, मीनू, तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियाँ निकल गई, परंतु तुम किसी दिन भी प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ी। ऐसी क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम इतना परेशान नजर आ रही हो। कुछ नहीं माँ, कहकर मीनू ने माँ की बात को टालने की कोशिश की। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो मीनू बेटी, तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी। एक माँ होने के साथ साथ बच्चों की मित्र भी होती है। इस समय मुझे अपना मित्र समझकर अपनी परेशानी मुझे बताओ। हो सकता है बेटी, तुम्हारी परेशानी में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। माँ के इस मित्रतापूर्व व्यवहार से मीनू को महसूस हुआ कि माँ सिर्फ माँ ही नहीं वरन उसकी मित्र भी है। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि इतने में पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वे भी मीनू के पास आकर बैठ गए। बातों बातों में पिताजी ने मीनू से पूछा, मीनू, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी समाप्त हो गई है, अब तुम्हारी शादी का क्या विचार है। मीनू पिताजी के इस प्रश्न का तुरंत उत्तर न दे सकी। वह कुछ क्षण बाद सोच विचार कर बोली, पिताजी, मैं चाहती हूँ अपनी प्रैक्टिकल शुरू करने के बाद ही विवाह की बात सोचूं। बेटी, यह बात ठीक है, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारी विवाह हो जाता तो हम अपनी चिंता से मुक्त हो जाते। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती है। आप मेरी चिंता ना कीजिए पिताजी, आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए, यह सदैव आपका मस्तक ऊंचा ही रखेगी। हाँ मीनू, तुम मेरी बेटी नहीं वरन एक होनहार बेटा हो, परंतु फिर भी समाज के कुछ नियम होते हैं। जब तक बेटी अपने घर की नहीं हो जाती तब तक माता पिता को चैन कहाँ मिलता है। तभी मीनू बात पलटते हुए पिताजी से बोली, पिताजी, आजकल मेरा परीक्षा फल आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। ठीक है मीनू, जब इतना पढ़ी लिखी हो तो प्रैक्टिस तो शुरू करनी ही है, पर कहाँ करने का विचार है। मीनू ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया, मैं समझती हूँ कि मेरठ ही ठीक रहेगा। मेरठ? तुम्हारी मेरठ की इच्छा है तो मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर लेना। तुम्हारी खुशी में ही हमारी भी खुशी है। यह कहकर पिताजी वहाँ से चले गए। कुछ देर तक मीनू एवं माँ चुपचाप बैठी रही। तभी माँ पूछ बैठी, मीनू बेटी, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। माँ, अमित है ना, जो 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है।
अच्छा, वह अमित मायाराम जी का बेटा? अरे उन्होंने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसकी शादी तो बहुत बड़े घर में पक्की हो गई थी। शादी पक्की हो गई थी, परंतु शादी हो ही नहीं पाई थी। रिश्ता टूट गया था। उसके बाद अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, तुम्हें ये सब बातें किस प्रकार ज्ञात हुई? माँ ने मीनू से पूछा। अमित नीलिमा के पति सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र है। उन्हीं के यहाँ अमित से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो अमित ने तुमसे कुछ कहा था? मीनू की माँ ने पूछा। नहीं माँ, नीलिमा के घर तो अमित से मेरी बात नहीं हुई थी। तब फिर तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? एक बार तो नीलिमा ने ही मुझे अमित के विषय में बताया था। वैसे जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन अमित से अस्पताल में मिलकर आई थी। उस दिन उसने मुझे सारी बातें बताई थी। अच्छा, पर इस बात को तो 3 वर्ष हो चुके हैं। उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जब अमित के माता पिता ने मेरा रिश्ता अस्वीकार कर दिया था, तब अमित ने बहुत आत्मग्लानि महसूस की। नीलिमा से उसे इस बात का पता चला गया था कि इस रिश्ते के अस्वीकार होने से मेरे मन पर क्या असर हुआ था। अभी मीनू अपनी बात पूरी कर भी न पाई थी कि रोहित ने प्रसन्न मुद्रा में कमरे में प्रवेश किया। आते ही तुरंत मीनू को अपनी बाहों में भरकर उठा लिया। माँ ने पूछा, रोहित, आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? हाँ माँ, आज मीनू दीदी का रिजल्ट निकल गया है। अपने परीक्षा फल के बारे में जानकर मीनू का हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा। आज उसे आभास हुआ कि वह एक अबला नारी नहीं, वरन उससे भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। मीनू की इस सफलता को देखकर माँ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने मीनू को इस जीवन रूपी मार्ग पर सदैव प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी थी। मीनू का परीक्षा फल देखकर पिताजी भी मिठाई लेकर आ गए थे। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम उन्होंने मीनू का मुंह मीठा कराया और उसे सफलता का आशीर्वाद देते हुए उसके मंगल भविष्य की कामना की। मेरठ में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए मीनू ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मीरापुर में रहते हुए वह उज्जवल भविष्य की आशा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मेरठ शहर ही अपने प्रैक्टिस के लिए चुना। आज मीनू को मेरठ के लिए प्रस्थान करना था। उसकी लगभग सभी तैयारियां हो गई थी। तब मीनू पहली बार पढ़ने के लिए मेरठ गई थी। तब उसे केवल अपने कपड़े एवं आवश्यक सामान ही ले जाना पड़ा था, परंतु आज तो उसे घर गृहस्थी का सभी सामान ले जाना पड़ रहा था। अभी तक तो मीनू मेरठ में हॉस्टल में ही रहती थी। खाने पीने एवं रहने की सभी सुविधाएं थी, परंतु अब उसे अलग छोटा सा घर बसाकर रहना था। पिताजी ने नीलिमा के पति को पत्र लिखकर एक कमरे का इंतजाम करा लिया था। मीनू को अब उसी कमरे में जाकर अपना छोटा सा घर बसाना था। माँ को इस बात की चिंता था कि न जाने मीनू को कैसी पड़ोसी मिलेंगे। अब तो मीनू को वहाँ पर अकेले ही रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी महरी की छोटी बेटी राजो को भी मीनू के साथ भेजने का निश्चय किया, जिससे मीनू अकेली भी न रहे और वह उसका घर का कार्य भी कर दे। जब मीनू पहली बार मेरठ गई थी तब माँ को बहुत दुख एवं अकेलापन का एहसास हुआ था, परंतु आज उन्हें प्रसन्नता का एहसास हो रहा था, क्योंकि आज उनकी बेटी इस योग्य बन सकी थी कि वह समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाकर रह सके। मेरठ की एक साफ सुथरी बस्ती में मीनू का एक छोटा सा कमरा था, जो कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। नीलिमा ने उनके कमरे को व्यवस्थित करने में मीनू और राजू को पूर्ण सहयोग दिया था। उस छोटे कमरे में राजू और मीनू ही रहती थी। राजू 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की थी, परंतु राजू के पास रहने पर मीनू को अकेलापन नहीं लगता था। सुबह 10 बजे वह कचहरी जाती, शाम को थमी हुई लौट कर आती। किसी दिन यदि ज्यादा अकेलापन महसूस करती तो नीलिमा के घर चली जाती। इसी प्रकार उसका जीवन क्रम चल पड़ा। मीनू को मेरठ आए 10 दिन हो चुके थे। उसे नीलिमा से पता चल गया कि अमित अस्पताल में ही है। आज मीनू ने कचहरी जाने से पहले ही निश्चय कर लिया था कि वह लौटते समय अस्पताल में अमित से मिलकर आएगी। आज न जाने क्यों उसे अमित की स्मृति हो आई। आज मीनू को कई मुकदमे मिल गए थे, इसलिए उसे काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। जब वह कचहरी से कार्य से मुक्त हुई तो उसका दिल हुआ कि वह अस्पताल न जाकर सीधे अपने घर जाकर आराम करे, परंतु दूसरे ही क्षण मीनू के कदम अस्पताल की ओर बढ़ चले। उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद था। उसका अस्पताल जाना उचित होगा या नहीं। कई बार उसकी अंत प्रेरणा ने
उसे वापस मुड़ जाने के लिए प्रेरित किया, परंतु वह इस अंतद्वंद में फैसला नहीं कर पाई। उसके कदम अस्पताल की ओर बढ़ते गए। उसने देखा कि वह अस्पताल के सामने खड़ी थी। मीनू ने अमित के कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि अमित अपने पलंग पर लेटा हुआ अपनी माँ से बातें कर रहा था। मीनू को देखकर उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक बैठाया। उसे देखकर अमित के मुरझाए चेहरे पर भी खुशी सी लहर दौड़ गई। तभी माँ ने मीनू से पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत तो पूरी हो गई है ना? हाँ आंटी, मैंने प्रथम श्रेणी में वकालत पास कर ली है और अब यहाँ मेरठ में ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मीनू ने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। यह जानकर अमित ने भी प्रसन्नता का अनुभव किया, परंतु दूसरे ही क्षण उसके हृदय की हीन भावना ने उसे उदास कर दिया। अब क्या वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेगा? क्या उसके शरीर के सभी अंग पहले की तरह कार्य कर सकेंगे? आदि अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। अमित को देखकर मीनू ने पूछा, अब आपकी हालत कैसी है? हालत तो बस यूं ही है, वैसे पहले से कुछ सुधार हुआ है। यह बताते बताते अमित के चेहरे पर उदासी सी छा गई। मीनू बेटा, डॉक्टर तो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि अमित की सभी हड्डियां ठीक तरह से जुड़ जाए और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, परंतु फिर भी सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है। इस समय तो इसे दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। यह कहकर वह उदास हो गई। आंटी को देखकर मीनू भी उदास हो गई। उसने पूछा, यहाँ अस्पताल में कितने समय और रहना पड़ेगा? 4 महीने तो अभी रहना ही पड़ेगा, बाद की ईश्वर जाने क्या होता है। तभी मीनू के मुंह से निकल पड़ा, 4 महीने और? हाँ मीनू, समय का चक्र किसी की समझ में नहीं आता है। हमारे भाग्य में शायद यही लिखा था। तभी मीनू ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। शाम के 6 बज चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर सड़क पर बिजली का प्रकाश नजर आ रहा था। उसने आंटी से चलने की आज्ञा ली और बाहर निकल आई। अब वह शीघ्र ही घर पहुंचने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि नन्ही राजू उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। जैसे ही मीनू कमरे में पहुंची तो राजू ने उससे पूछा, दीदी आज आपको बहुत देर हो गई है, क्या आज कचहरी में बहुत काम था आपको? राजू की यह बात सुनकर मीनू को क्रोध भी आया कि यह नन्ही बच्ची कौन होती है उसकी ये बात पूछने वाली। दूसरे ही क्षण उसे ध्यान आया कि यही राजू ही है, तो इस समय उसका एकमात्र सहारा है। यदि राजू न होती तो क्या वह अकेली यहाँ रह सकती थी? राजू मीनू के लिए एक थाली में खाना लगाकर ले आई और बोली, दीदी आज आप बहुत थक गई होंगी ना, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया था ताकि आप आकर जल्दी ही खाना खाकर आराम कर ले। राजू की इस बात में कितने अपनेपन का एहसास था। तभी मीनू बोल पड़ी, राजू तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। दीदी यदि मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो इस परदेश में आपका कौन ध्यान रखेगा? अच्छा राजू, तुम भी अपना खाना ले आओ, आज हम दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाएंगे, मीनू ने राजू से कहा। राजू भी दूसरी थाली में अपना खाना ले आई। दोनों ने खाना खाया। राजू अपनी सभी काम समाप्त करके अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। मीनू भी 1 घंटे तक पढ़ी और उसके बाद अपने बिस्तर में लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे मीनू की नज़र राजू पर पड़ी। सारे दिन की थकी हुई राजू गहरी नींद में सो चुकी थी, परंतु मीनू की आंखों में नींद कहाँ थी। उस समय मीनू के मस्तिष्क में अमित का उदास चेहरा घूम रहा था। अमित अपनी इस दशा से कितना निराश हो चुका था। तभी मीनू को ध्यान आया कि अमित ने केवल उसी के कारण इतने वर्षों तक विवाह नहीं किया, उसे अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती थी। तभी दूसरा विचार मीनू को बेचैन कर गया कि यदि अमित अपाहिज हो गया तो क्या मीनू को उसके साथ विवाह करना चाहिए। परंतु यह एक्सीडेंट विवाह के बाद भी तो हो सकता था। जब अमित ने उसकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की तो क्या वह उसके अरमानों को ठुकरा दे। आदि अनेक बातों से मीनू का मन बेचैन हो गया। वह पलंग पर लेटी अपनी करवटें बदलती रही। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और फिर सुबह देर से ही उसकी आंख खुली।
मीनू को वकालत शुरू किए हुए 8 महीने हो चुके थे। इन 8 महीनों में उसने अपनी धाक जमा ली थी। दिखने में पतली, छोटी सी दिखने वाली मीनू की आवाज़ में कितना जोश था, कितना उत्साह था। उसकी बुलंदी के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। उसकी रोबीली आवाज़ सबके मन में मोह गई थी। मीनू को साधारण रूप से देखने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वह इतनी साहसी होगी। पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई थी, परंतु केवल एक मरीज की हितैषी बनकर। पिछले 2 महीने से वह उसके पास जा ही न सकी थी, न उसका कोई समाचार ही मिल सका था। रविवार का दिन था। सप्ताह में केवल एक ही दिन तो मीनू अपने को स्वतंत्र अनुभव करती है। रविवार होने के कारण उसने सोचा कि आज का दिन नीलिमा के साथ ही व्यतीत किया जाए। वह नीलिमा के घर जाने को ही थी कि इतने में उसकी छोटी बहन आशा अपने पति व बेटे के साथ वहां आ गई। मीनू आशा से लगभग 8 महीने बाद मिली थी। कितना परिवर्तन आ गया था आशा में। माँ बनने के बाद काफ़ी मोटी हो गई थी। यद्यपि वह मीनू से छोटी थी, परंतु मीनू उसके सामने काफ़ी छोटी प्रतीत हो रही थी। आशा का नन्हा बेटा कितना प्यारा था, बिल्कुल अपनी माँ का रंग रूप लिया था उसने। मीनू ने आशा की गोद से उसे ले लिया। वह नन्हा बालक जैसे ही मीनू की गोद में आया, उसने रोना शुरू कर दिया। तभी मजाक करते हुए आशा के पति बोले, बेटे रोते नहीं हैं, आप इस समय मौसी की गोद में हो और मौसी तो माँ सी होती है। उनकी इस बात को सुनकर सब हंस पड़े, परंतु वह बच्चा रोता ही रहा। फिर आशा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। आशा की गोद में उस नन्हे को देखकर मीनू का हृदय मातृत्व की भावना से अभिभूत हो उठा। कितना भला लगता है माँ बनना भी। आशा कितनी भाग्यशाली है। कुछ ठहर कर आशा के पति बाजार चले गए। दोनों बहनें काफ़ी दिनों के बाद मिली थी, इसलिए बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई थी। घंटों तक बैठी दोनों बहनें बातें करती रही। बातों बातों में आशा मीनू से पूछ बैठी, दीदी अब तो आपकी वकालत पूरी हो गई है और आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, अब आगे क्या विचार है आपका? आगे क्या विचार है, इस बारे में तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। मीनू ने बड़ी लापरवाही से आशा के प्रश्न का उत्तर दिया। दीदी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पति और बच्चों का ही सहारा होता है। आशा ने मीनू को समझाते हुए कहा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, फिर सोच लेंगे इस बारे में। यह कहकर मीनू वहां से उठ गई। आशा को लगा कि शायद विवाह की बात दीदी को अच्छी नहीं लगी। तभी आशा ने अपनी बात का विषय बदला और मीनू से माँ, पिताजी एवं रोहित की कुशल क्षेम पूछने लगी। मीनू ने बताया, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ भी ठीक है, बस सारा दिन घर में कार्य में ही व्यस्त रहती है। और रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है, यह तो तुम्हें ज्ञात होगा ही। अब उसकी दिल्ली में नौकरी भी लग गई है, शुरू में ही 3000 रुपये महीने पा रहा है। अच्छा दीदी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर रोहित ने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। कल दिल्ली जाएंगे तब उससे मिलकर आएंगे। रविवार का पूरा दिन किस प्रकार व्यतीत हो गया मीनू को उसका कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन प्रातःकाल ही आशा दिल्ली चली गई। आशा के पति को दिल्ली किसी आवश्यक कार्य से जाना था। आशा ने सोचा कि वह भी जाकर रोहित से मिल आएगी। आशा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सबके बोलने की आवाज़ एवं छोटे बच्चे के रोने के स्वर से सारा कमरा गूंजता था। रोहित को दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने के बाद से उसके अनेक रिश्ते आना शुरू हो गए थे, परंतु मीनू के पिताजी सबको यही कहकर टाल देते कि अभी हमें अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद ही बेटे की करेंगे। आज भी दिल्ली से कोई सज्जन रोहित के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पिताजी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपनी बेटी का फ़ोटो सामने रख दिया। दयाराम जी एवं उनकी पत्नी दोनों को ही फ़ोटो पसंद आ गया था, परंतु फिर भी वे अभी इस पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले ही बेटे का विवाह कर दे। उन्होंने उन सज्जन को यही कहकर विदा किया कि अभी हम रोहित की शादी नहीं कर सकते हैं, न रोहित ही अभी विवाह के पक्ष में है। वे सज्जन तो वहाँ से चले गए, परंतु माँ और पिताजी दोनों ही मन स्थिति व्याकुल हो गई थी। वे इस बात से चिंतित थे कि मीनू अभी विवाह के लिए पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी। बिना मीनू की स्वीकृति के
वे उसका विवाह नहीं कर सकते थे। तभी चिंतित स्वर में दयाराम बोले, मीनू की माँ, समझाकर तुम ही मीनू को विवाह करने के लिए तैयार करो। मीनू को मैं समझाने की कोशिश तो करूँगी, पर वह बहुत स्वाभिमानी लड़की है, पता नहीं वह विवाह के लिए तैयार होगी या नहीं। उसको तुम समझा कर तो देखो, हो सकता है अब उसका विचार बदल गया हो, वह अब शादी के लिए तैयार हो जाए। हाँ, अब तो उसे विवाह के लिए तैयार हो ही जाना चाहिए। जब तक हम अपने हाथों से उसका कन्यादान न कर देंगे तब तक हम सुख से कहाँ रह सकेंगे, और हमारा समाज भी तो चैन से नहीं रहने देता। मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ कोई न कोई मुझसे पूछ ही लेता है कि अभी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रही हो, क्या बात है, क्या उसके योग्य कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा है। कोई कहती है कि आजकल लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाते हैं, लड़कियों को लड़के पसंद नहीं आते। वे दोनों चिंतित स्वर में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि इतने में दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। दयाराम जी दरवाज़ा खोलने के लिए उठे। दरवाज़ा खोलते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने मायाराम जी एवं अमित खड़े थे। एक बार उन्हें विश्वास था नहीं हो रहा था कि ये वास्तविकता है या स्वप्न है। वे सब स्वतंत्र में खड़े रह गए। दूसरे ही क्षण जब उन्हें ध्यान आया तब उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाकर बैठाया। माँ अमित को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मीनू ने अमित का जो हाल बताया था उससे तो नहीं लगता था कि अमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इस समय तो वह ठीक प्रकार से चल फिर रहा था। तभी माँ ने अमित से पूछा, अमित बेटे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीनू से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला था, अब तो पूरी तरह से ठीक हो। अमित ने बड़ी आत्मीयता से उन्हें जवाब दिया। तभी मायाराम जी बोल पड़े, अमित की हालत तो बहुत नाजुक हो गई थी, सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है जो कि ठीक हो गया। चलिए, ईश्वर ने सब ठीक ही किया है, कहकर माँ अंदर रसोई घर में चाय आदि की तैयारी करने चली गई। मायाराम जी को दयाराम जी से बात करने में कुछ संकोच सा हो रहा था। फिर उन्होंने साहस एकत्र करके बात करनी शुरू की। भाई साहब, लगभग 4 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। नहीं भाई साहब, इसमें क्षमा की क्या बात है? दयाराम जी बात को संभालते हुए बोले, नहीं, हमसे जो कुछ भूल हुई थी उसके लिए हमें बहुत समय तक पछतावा रहा, परंतु जैसी होनी होती है वैसा ही दिमाग भी हो जाता है। भाई साहब, छोड़िए अब इन बातों को। मायाराम जी साहस एकत्र करते हुए बोले, देखिए, उस दिन हमने मीनू के रिश्ते को ठुकराया था, आज हम आपसे मीनू का हाथ मांगने आए हैं। दयाराम जी तुरंत बोल पड़े, मीनू तो अभी शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही है, उसकी स्वीकृति के बिना हम उसकी शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। मायाराम जी बोल पड़े, शादी विवाह का मामला नाजुक होता है, बिना लड़के एवं लड़की की स्वीकृति के विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है। अब देखिए, हमारे अमित के लिए न जाने कितने रिश्ते आए, पर उसने किसी के लिए हाँ ही नहीं करके दी। दयाराम जी आश्चर्ययुक्त स्वर में बोले, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, जब मीनू यहाँ आएगी तब उससे बातें कर लेंगे और जैसा भी निश्चय होगा हम आपको सूचना दे देंगे। मायाराम जी ने कहा, ठीक है, मीनू की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, उसके बाद आप हमें सूचित कर दें। कुछ देर बैठने के बाद मायाराम जी और अमित चले गए, परंतु आज दयाराम जी को अवश्य यह एहसास हो रहा था कि जैसे किसी ने उनकी दुखी हृदय को सांत्वना दे दी हो। कचहरी का शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश था। मीनू को मीरापुर गए कई महीने हो गए थे। माँ एवं पिताजी से मिले हुए भी काफ़ी समय हो गया था, इसलिए इन 2 दिनों के अवकाश में मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय किया। अब राजू भी कितनी प्रसन्न थी। उसे जब से वह यहाँ लाई थी, आज पहली बार ही अपने घर जा रही थी। कई बार उसकी माँ के पत्र भी आए जिनमें उसको बुलाने के लिए लिखा गया था, परंतु वह अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाई थी। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी, उसे अपने पड़ोस की मौसी बैठी दिखाई दी। उनके साथ उनकी कोई महिला संबंधी भी थी। मीनू ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया और उनके आगे की सीट जो कि खाली पड़ी थी उस पर राजू के साथ बैठ गई।
तभी मीनू की पड़ोसन मौसी ने पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत तो अब पूरी हो चुकी है, अब क्या कर रही हो? मौसी, मैंने अब मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है? अब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होगी। हाँ मौसी, मीनू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अरे बिल्कुल अकेली कैसे रह लेती है तू? मैं अकेली नहीं मौसी, ये राजू मेरे साथ रहती है। कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई न रहता तो तब तक क्या। मौसी की यह बात मीनू के हृदय में चुभ गई। शायद उन्हें मीनू पर विश्वास नहीं था। मीनू ने सोचा कि यदि मौसी से थोड़ी देर बात की गई तो वे कुछ न कुछ और ऐसी बातें कह देगी जो उसके दिल को पीड़ा पहुंचाएगी। इसलिए उसने अपने बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। मीनू को पढ़ता देखकर मौसी ने अपने साथ बैठी महिला से बातें करने शुरू कर दी। उस महिला ने पूछा, यह कौन लड़की है जिससे तुम बातें कर रही थी? मौसी बोली, यह हमारे पड़ोस की ही एक लड़की है। इसके माता पिता ने ऐसे दिमाग खराब किए हैं इसके कि यह शादी करने को ही तैयार नहीं। मैंने भी इसके लिए एक लड़का बताया था, परंतु उसने मना कर दिया। और तो और इसकी छोटी बहन की शादी हो गई है, इसके भाई की भी शादी हो जाएगी, बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। उन दोनों की ये बातें मीनू के कानों तक पहुंच रही थी। मौसी के ये शब्द मीनू के हृदय में तीर की भांति चुभ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समाज में अपनी इच्छा से जीने का किसी भी लड़की का कोई अधिकार नहीं। एक लड़की को अबला जानकर उसे कुएं में धकेलने की कोशिश की जाती है। ये सब कैसे नियम है समाज के। मीनू का हृदय ये सब बातें सुनकर रो पड़ा। मौसी की बातें जारी रही। वे बोली, इसके माता पिता को देखो, जवान लड़की को अकेला ही मेरठ छोड़ रखा है। बताओ, आजकल के ज़माने में जवान लड़कियों को अपने से अलग रखा जाता है क्या? उनकी बात का समर्थन करते हुए वह महिला बोली, कहाँ जी, कल के दिन को कोई ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर के लिए मुंह काला हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा कि उन दोनों की बातों का कड़ा जवाब देकर उनके मुंह बंद कर दे, परंतु मीनू सभ्य व सुशील लड़की थी। वह बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये सब बातें उसने जहर की तरह पी ली। मीनू ने अपने ऊपर बहुत संयम रखने की कोशिश की, परंतु उसका हृदय इन सब बातों से बेचैन हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री एवं पुरुष में इतना भेद क्यों। यदि कोई लड़का अकेला रहता है तो समाज उस पर अंगुलियां नहीं उठाता, चाहे वह कितना भी अपराध क्यों न करता हो। परंतु एक लड़की, चाहे वह कितना ही संयमशील जीवन क्यों न व्यतीत करती हो, फिर भी समाज उस पर दोषारोपण करता है। अभी वह इन विचारधाराओं में तल्लीन थी कि बस मीरापुर के बस स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नज़र मौसी पर पड़ी। उन्हें देख मीनू का हृदय घृणा से भर गया। उनकी ओर बिना देखे ही वह अपने घर की ओर चल दी। जैसे ही मीनू घर पहुंची, माँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मीनू, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए मेरठ जाने की सोच रहे थे। अच्छा माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टियाँ थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिले काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए चली आई। अच्छा, कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। सफ़र की थकान और मौसी की बातें सुनकर मीनू के सिर में दर्द होने लगा था। वह कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई, परंतु उसे आराम कहाँ। उसके मस्तिष्क में मौसी एवं उनके साथ बैठी महिला के शब्द गूंजने लगे। उसे आभास हुआ कि कहीं उस गुंजन की प्रतिध्वनि से उसके मस्तिष्क की नसें न फट जाए। उसने अपने को संयमित किया और माँ के पास चली गई। उसे देखकर माँ बोली, बेटी मीनू, तुम्हारी प्रैक्टिस अब कैसी चल रही है? माँ, पिछले 2 महीने में तो मुझे 3000 से 4000 रुपये तक मिल गए हैं। वैसे अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 वर्ष में तो आशा है और अच्छी चलेगी। हाँ बेटी, परिश्रम का फल तो अवश्य ही मिलता है। तुमने इस योग्य बनने के लिए ही तो दिन रात एक कर दिया था। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तुमने कठिन परिश्रम किया, ईश्वर ने तुम्हें उसका फल दिया। हाँ माँ, इसमें आपका भी बड़ा
योगदान एवं आशीर्वाद रहा है। यदि आपका सहयोग ना मिलता तो शायद मैं इस योग्य कभी ना बन पाती। मीनू, अब तो तुम अपने पाँव पर खड़ी हो गई हो, वकालत में काफ़ी पैसा कमा रही हो, परंतु बेटी, एक लड़की की ज़िंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बेटी, तुम्हारे अंदर चाहे कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। माँ, लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं? नहीं बेटी, पर जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक समाज चैन नहीं लेने देता। सबके हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर जाती है। एक कुंवारी युवा लड़की को देखकर सभी अंगुलियां उठाते हैं। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूँ? हाँ बेटी, परसों मेरठ से मायाराम जी एवं अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? तुम्हारा हाथ मांगने। अच्छा। हाँ मीनू, मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। कुछ सोचते हुए मीनू सिर्फ हूँ ही कह सकी। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मीनू ने जवाब दिया, माँ, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। उसकी इस बात में स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे। इस स्वीकृति को पाकर माँ ने चैन की सांस ली। मीनू ने अपने पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह किसी प्रकार की भी फिजूलखर्च पसंद नहीं करेगी। मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपये में तय कर ली गई थी। जैसे ही उसे पता चला कि 10,000 रुपये केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे, चंद घंटों की सजावट के लिए पैसों की बर्बादी, उसे यह सब पसंद नहीं था। सायंकाल जब दयाराम जी घर में आए तो उसने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा, पिताजी, कुछ ही घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपयों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उचित यही होगा कि इनमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब बेसहारा को दे दे, जो इन पैसों से अपना कोई काम शुरू करे। गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई। उसकी यह सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ क्षण बाद वे बोले, मीनू बेटी, दुनियादारी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ आती है। परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूँगी, मीनू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थी। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तभी उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई पड़ा। जैसे ही उसने अपनी नज़र उठाई, वह विस्मित सी देखती रह गई। अरे यह क्या? ये तो राजू का चचेरा भाई मनोहर है। इसका एक पैर कटा हुआ है, सीधे हाथ की 2 अंगुलियां भी गायब है। ये क्या हो गया इसे? मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान सी हो गई थी। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया था। मीनू ने मनोहर के बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया। मीनू ने उससे पूछा, मनोहर, ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रही हो, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। ये सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा समझते हुए पूछा। ये सब समय का फेर है दीदी, मेरे भाग्य में यही सब लिखा था। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि मुझे इतनी छोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई, परंतु ईश्वर को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया, साथ ही सीधे हाथ की 2 अंगुलियां भी कट गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। मीनू भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई थी। दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, मैंने सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कराऊंगा। तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? उसी पल मीनू को लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं तो घर में खाली बैठा हूँ दीदी, मुझ अपाहिज को कौन काम देगा? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। मीनू के हृदय में बचपन से ही जानती थी, इसलिए उसकी यह हालत उससे देखी नहीं गई। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी न किसी रूप में मनोहर की सहायता अवश्य करेगी।
विवाह के फालतू खर्च में कुछ रुपए बचाकर अपाहिज मनोहर की सहायता करने का उसने संकल्प लिया। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि न जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी एक की सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है। पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सोचती रही कि मनोहर की किस रूप में सहायता की जाए। यदि उसे रुपए दे दिए जाए तो कहीं वह वैसे ही उन रुपयों को खर्च ना कर दे, और यदि उसे काम भी कराया जाए तो कौन सा, यह अपाहिज हर कार्य तो कर नहीं सकता। सोचते सोचते मीनू के मस्तिष्क में यह विचार आया कि मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। एक पैर न होने के कारण वह चल फिर तो नहीं सकता। फिर सीधे हाथ की 2 अंगुलियां नहीं है तो क्या हुआ, बाकी 3 अंगुलियों के सहारे वह पान तो लगा ही सकता है, और 5,000 रुपये में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को सुनाया। उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानी व उदार चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की इस दया भावना ने मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन भी यूं ही व्यतीत हो गए और मीनू के विवाह का दिन भी आ गया। विवाह न करने के कारण समाज के अपशब्द सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल को चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी मीनू नहीं वरन एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी, जिसने आत्मविश्वास एवं लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी।